तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक प्रैक्टिस की बात है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि डाइक्रोमेट आयन है, इसकी टाइट्रेशन इस बार सल्फाइड के साथ में करवाई जा रही है। वही एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करेंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से और अच्छा आपका ऑक्सीडेशन नंबर तैयार हो जाएगा। तो डाइक्रोमेट आयन हम लोग ले रहे हैं Cr2O7-2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये Cr+3 में कन्वर्ट होता है, और सल्फाइड आयन SO3-2 ये SO4-2 में ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये +6 से +3 में जा रहा है। चेंज आप देखिए, +6 से +3 में जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम, इस डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम एटम्स कितने हैं, 1 है या 2 है? 2 है ना, तो यह जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई 2। तो नेट चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का है। सल्फाइट में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +4 आएगा, और ये +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो चेंज आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। तो अब क्रॉस मल्टीपल होगा, ये कितने से होगा? 6 से। ये कितने से होगा? 2 से। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 6:2 को आप 3:1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3:1 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज Cr2O7-2 ही रह जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3SO3-2। इट विल गिव्स Cr+3। क्रोमियम का एटम जो है इसमें 2 था, तो ये 2Cr+3, ये 2Cr। पहले एक कंपाउंड में जितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, उनको तो मेन रिएक्शन के अंदर ही बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2Cr+3, यहाँ पर भी 2Cr+3 रहा, और इसको मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो ये 3 सल्फेट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे की बात आपको पता ही है। अब बैलेंस किसको करना है? ऑक्सीजन को करना है। इधर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 7, और इधर कितने हैं? 3 3 9, 9 + 7 कितना हो गया? 16 हो गया। इधर देखोगे आप तो 3 + 4 कितना हुआ? 12 हुआ। 3 4 जा 12। इधर 12 है, इधर कितना है? 16 है, तो डिफरेंस कितने का है? 4 का है, तो इधर आ जाएगा 4H2O। तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यह जाएगा 8H पॉजिटिव। मेरे हिसाब से 2 टाइट्रेशन करवा दी आप लोगों को, 2 अलग अलग केस आपने देख लिए हैं। तो इनमें आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करना है, स्टूडेंट्स, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही जाएं। जब भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो इससे आपको टाइम से होगा, एक्यूरेटली आपका आंसर भी आएगा, फटाफट आएगा। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी हो सकती है कि जरूरी नहीं आप ये इक्वेशन लिखो, आप वहीं पर भी मैनेज कर सकते हो। जैसे आइडिया लग गया कि यार इसका 6 है, इसका जो 2 है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो जो नंबर है वो ऑप्शन में आपको फटाफट से मैच करने में भी काफी आसान रहेगा। अब इसके अलावा टाइट्रेशन वर्ड में यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। 1-2 बातें अब मैं थोड़ा बीच में एक्सप्लेन और कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले। तो जैसे एक तो परमैग्नेट की टाइट्रेशन, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट की टाइट्रेशन काफी अच्छी दी हुई है हमारे कोर्स में। तो मीडियम कौन कौन सा दिया हुआ है? जैसे पोटेशियम परमैग्नेट है, एसिडिक मीडियम में Mn +7 से +2 में जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 5 हुआ। अगर वही न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम देते तो वह MnO2 में जाता, तो +7 से +4 में जाता, चेंज कितने का होता? 3 का होता। और वही स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम अगर बोला हुआ होता तो वो MnO4- जो 2 है वो MnO4- जो था वो MnO4-2 में जाता है, मतलब पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें वैलेंसी फैक्टर कितना आता है? 1। लेकिन वहां बोला हुआ होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अगर सिर्फ एल्कलाइन है या फ्रेंडली एल्कलाइन है तो उस सिचुएशन में MnO2 में ही कन्वर्ट करना है। ये तो MnO4- के या पोटेशियम परमैग्नेट के ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी फैक्टर और उससे रिलेटेड बात हुई। इसी तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं तो डाइक्रोमेट आयन है, एसिडिक मीडियम में +3 में जाता है, +3 में जाएगा तो जो चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो टोटल चेंज, जो नेट चेंज देखने को मिलेगा वो 6 इलेक्ट्रॉन का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने इस बात को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि नेट चेंज कैसे देखा जाता है। इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम के अंदर क्रोमेट आयन में चेंज होता है। अब डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है, और क्रोमेट CrO4-2 में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है। तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई नेट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि बेसिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट किसकी तरह एक्ट नहीं कर सकता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता।
क्योंकि वहां पर क्रोमियम के खुद के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके वैलेंसी फैक्टर आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइट्रेशन में काम आ जाते हैं। टाइट्रेशन जब भी लेना है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट की खूब प्रैक्टिस पहले से हो रखी है, बस दिमाग में एक बात ये रखना कि मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ग्राम इक्विवेलेंट का W/E करना है, या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करना है, या मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर करना है, या मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर करना है। सभी तरीके की रेंज आपके सामने ऑलरेडी मैंने रखी हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन को डील करने में तो कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। टाइट्रेशन के नाम से डरने की जरूरत नहीं है, बस सेलेक्ट स्टूडेंट्स इस बात को करना है, ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफी लंबे टाइम से हमारी बात चल रही है। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने फाइंड करना आपको अच्छी रेंज में सिखा रखा है, वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं पिछले 2-3 क्वेश्चन में इस बात को भी मैंने सिखाया है। तो कभी क्वेश्चन बनता है तो अब आप इसको इजीली डील कर सकते हैं, और जरूर आपको इन क्वेश्चंस को करना भी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी करना। आपके पास में मॉड्यूल है, आपके पास में रेस है, कुछ क्वेश्चंस हम आपके पास में भिजवा रहे हैं, इन सब की बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस ही आपको बहुत परफेक्ट बना सकती है, और प्रैक्टिस ही आपको बहुत एक्यूरेट बना सकती है। इन क्वेश्चंस की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, रिजल्ट्स उतने शार्प, उतने फास्ट, उतने एक्यूरेट आएंगे, और सिलेक्शन उतना ही आसानी से हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, इसमें MnO4- का एसिडिक मीडियम के अंदर इक्विवेलेंट वेट पूछा हुआ है। तो मैंने केवल आपको एसिडिक मीडियम ही नहीं, मैंने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर आपसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सारे मीडियम में बात की हुई है। तो एसिडिक मीडियम में जो MnO4- है वो अपना किसके अंदर चला जाएगा, Mn+2 में रिड्यूस होगा। तो यहाँ से जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 से काय में जा रहा है, +2 में जा रहा है, नेट चेंज 5 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। तो जो इक्विवेलेंट वेट इसका होगा इट विल बी M/5। दो रिएक्शन और बता देता हूं, उसको भी आप देख लीजिए। अगर ये बेसिक मीडियम, या ये तो एसिडिक मीडियम में था, अगर ये बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में पूछा होता तो ये MnO2 में रिड्यूस होता, यहां से +7 से +4 चेंज कितने का आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का आ गया। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आता वो क्या जाता, M/3। इसी तरीके से MnO4- स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में MnO4-2, ये परमैग्नेट है वो मैग्नेट है, +7 से +6 में कन्वर्ट होता, चेंज 1 इलेक्ट्रॉन का था, तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही रह जाता। अगर हमसे ये पूछा जाए कि MnO4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन से मीडियम में वर्क करेगा, तो यहाँ पर अपने सामने सारे वैलेंसी फैक्टर है। आप देखो एसिडिक मीडियम में 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, लिबरेट करता है, गिव अप करता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। सॉरी, 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम मुझे पूछा जाए कि MnO4 कौन से मीडियम में, तो अपन ये कहेंगे ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है सबसे अच्छा। और अगर मीडियम नहीं दिया हुआ हो कभी भी, तो आपको हमेशा इसे बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हुए दिखाना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें NH3 गिव्स N2 की बात की हुई है, और इसमें अपने को NH3 का इक्विवेलेंट वेट पूछा हुआ है। तो अब एक बहुत सिंपल सी अप्रोच आपके सामने है। NH3 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, N2 में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3, और ये कितना है, 0। तो चेंज कितने का आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, M/3। अब मान लो एक आध दो क्वेश्चन इसी में और तैयार कराए थे, तो देखें जैसे NH3 का नहीं पूछ करके अगर मान लो N2 का इक्विवेलेंट वेट पूछा होता, तो N2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 से क्या में कन्वर्ट होता, -3 में। तो चेंज कितने का, 3 का। लेकिन N2 में नाइट्रोजन का एटम कितना, 1 है या 2 है, 2 है। एक के रेस्पेक्ट में चेंज कितने का आ रहा है,
3 का, तो 2 के रेस्पेक्ट में चेंज कितने का आएगा, 6 का। अगर N2 का मुझे इक्विवेलेंट वेट पूछा हुआ होता तो मैं क्या बोलता, m/6 बोलता। NH3 का पूछा हुआ है तो मैंने क्या बोला, m/3। तो मैं क्या बोलता हूं, एक ही क्वेश्चन में दो बातें अपनी तैयार हो गई है। इसके साथ साथ में कई बार क्या होता है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन दिखाता हूं इसी का। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जिसमें अमोनिया का मोलिकुलर वेट m1 और नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट है वो n2 बोला हुआ था, और रेस्पेक्टिवली इक्विवेलेंट वेट्स क्या बोले हुए थे, E1 एंड E2 बोले हुए थे, और उनका डिफरेंस पूछा हुआ था। तो एक सिंपल सी अप्रोच आपके सामने आ गई। पहले आपने E1 E2 को फाइंड कर लिया, मान लो इसका अगर E1 था, इसका E2 था, तो ये m/3 और ये m/6, फिर डिफरेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इस एक वैरायटी में आपको मैंने तीनों चारों पॉसिबिलिटीज बता दी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उनको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो फेरस ऑक्सिलेट का एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इस फेरस ऑक्सिलेट के क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हो गया कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। अब फेरस ऑक्सिलेट एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। तो इसमें रिएक्शन इस तरीके से लिखेंगे, FeC2O4 इट गिव्स Fe+3 + 2CO2। तो इनको आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, फिर एक साथ कंबाइन करके लास्ट में आंसर बता देंगे। तो FeC2O4 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और ये +2 से +3 में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसी तरीके से ऑक्सिलेट C2O4 - 2 है, ये 2CO2 में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पर +2 से +3 में चेंज है, एक इलेक्ट्रॉन का तो गिव अप यहाँ हुआ, और ये +3 से +4 में जा रहा है, तो चेंज जो आ रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 = 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ आ रहा है। तो टोटल जो चेंज है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो ओवरऑल नेट चेंज आ रहा है वो नेट चेंज कितने का आ रहा है, 1 + 2 = 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गिव अप हो रहे हैं। इसलिए इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। दोनों एक ही मॉलिक्यूल में अगर दोनों एटम्स अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो टोटल नेट चेंज आएगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों रिड्यूस हो रहे होते तो भी दोनों क्या हो जाते, ऐड हो जाते उस सिचुएशन में भी। लेकिन अगर मान लो एक का क्या हो रहा होता, ऑक्सीडेशन हो रहा होता, और दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता, तो ये दो केस बन सकते थे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं केस अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कि अगर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहे हैं, इट मींस यहां कितनी प्रोबेबिलिटी है, दो। एक हो सकता था इंट्रामोलिक्यूलर और एक हो सकता था इंटरमोलिक्यूलर। अगर इंट्रामोलिक्यूलर है तो इंट्रामोलिक्यूलर की सिचुएशन में तो क्या होगा कि किसी एक एलिमेंट का जितना ऑक्सीडेशन हो रहा होगा दूसरे का उतना ही क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो चाहे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें या रिडक्शन रिएक्शन से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, चेंज निकाल लें, वो वैलेंसी फैक्टर आपको सेम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर, जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं, पहले मैं इंट्रामोलिक्यूलर का एक एक एग्जांपल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मान लो इंट्रामोलिक्यूलर की बात हो रही होती तो मैं इंट्रामोलिक्यूलर के लिए क्या बोलता, दो एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं जिससे वैलेंसी फैक्टर फाइंड करना आपको काफी ठीक ठाक रहेगा। और ये दो वैरायटीज डिस्कस भी मेरे को करनी थी, तो बात कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें KClO3 है, मान लो ये KCl प्लस क्या हो रहा है, 3/2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर KClO3 में KCl का क्या होता है, ये +5 से -1 में चला गया और ये -2 से 0 में चला गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर KClO3 में एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एलिमेंट हैं जिनमें एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन +5 से -1 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब चेंज कितने का हुआ, +5 से -1 में गया, इसका मतलब चेंज कितने का हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। इसने 6 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन में -2 से 0 में जा रहा है, एक के कारण चेंज कितने का, 2 का, तो 3 के कारण चेंज कितने का, 6 का। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने 6 इलेक्ट्रॉन लिए। तो वैलेंसी फैक्टर जो बोलूंगा वो या तो मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बोल सकता हूं या मैं रिडक्शन रिएक्शन से बोल सकता हूं। तो इस समय पर जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर मुझे KClO3 पूछा जाता तो मैं क्या बोलता, m/6। एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे मान लो
एक कंपाउंड है उसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करें? अगर एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो तो बच्चों इसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। थ्योरी ध्यान से सुन लेना, डिसप्रपोर्शनेशन जब भी रेडॉक्स रिएक्शन की बात होगी तो पहले उसका एन फैक्टर फाइंड करने का तरीका बता देता हूं। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर होता है N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। जैसे ब्रोमीन कन्वर्ट होता है मान लो Br माइनस प्लस BrO3 माइनस में इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो ब्रोमीन 0 से काय में गया -1 में, और ब्रोमीन 0 से काय में जा रहा है +K5 में। तो एक बार जो मैं चेंज देखता हूं Br2 से Br माइनस का, 0 से -1, तो चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। एक बार Br2 से BrO3 माइनस में जा रहा है तो चेंज कितने का आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। अब मुझे अगर एन फैक्टर फाइंड करना है इसका, तो एन फैक्टर कैसे फाइंड करूंगा? N1 इंटू N2 जो टोटल चेंज है, सॉरी ये 6 2 10 इलेक्ट्रॉन्स का आ जाएगा, 0 से +5 है, 2 के कारण 10 का हो जाएगा। N1 इंटू N2 तो ये जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन N1 प्लस N2 2 प्लस 10, तो आ जाएगा 20/12। 20/12 का मतलब 10/6 का मतलब 5/3, तो एन फैक्टर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 5/3। तो कुल मिलाकर के एक बात ध्यान दें, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका बता दिया। एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन अगर देखने को मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे? दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एंड इन दिस proportionation type of redox reaction n फैक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका n1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। एक एलिमेंट जितने में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसका चेंज देख लेते हैं N1, जितने में रिड्यूस हो रहा है उसका एन फैक्टर देख लेते हैं N2, और उसका फिर फाइनल जो वैल्यू निकलेगा वो इस तरीके से। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा है, बहुत फेमस एग्जांपल है ब्रोमीन का, वो एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब सारी वैरायटी कवर हो गई, इंट्रामोलिकुलर हो, इंटरमोलिकुलर हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन हो, या सिंपली ऑक्सीडेशन हो, सिंपली रिडक्शन हो, वो सारी प्रोबेबिलिटीज हमने क्वेश्चंस के थ्रू तैयार कर ली है। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है इसमें आप देखो कि Na2H2O3 है, ये H2 और Cl2 के साथ में रिएक्ट करके Na2SO4 और 2HCl और S में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसमें पूछा हुआ है कि Na2H2O3 एज ए रिडक्टेंट इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि Na2H2O3 जो है वो Na2SO4 में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और सल्फर में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अब इसने क्या बोला है? एज ए रिडक्टेंट। एज ए रिडक्टेंट का मतलब Na2H2O3 खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर तो ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों कर रहा है, बट ओनली एज ए रिडक्टेंट देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस रिएक्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें Na2H2O3 खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं। यहां पर Na2H2O3 हम देख रहे थे, Na2SO4 के अंदर तो ऑक्सीडाइज हो रहा था और S के अंदर क्या हो रहा था? रिड्यूस। पर मुझे एज ए रिडक्टेंट देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लूंगा। तो ये Na2SO4 में क्या हो रहा था? ऑक्सीडाइज हो रहा था। Na2H2O3 Na2SO4 में ऑक्सीडाइज हो रहा था। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, और इसमें कितना है? +6 आ रहा है। तो जो मुझे चेंज देखने को मिला सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में +2 से +4, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का है, लेकिन यहां पर सल्फर एटम्स कितने हैं? 2 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल जो चेंज आएगा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स का आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा एज अ ऑक्सीडेंट ऑफ Na2H2O3 वो आ जाएगा कितना? m/8। अगर मान लो, ये तो हमारा क्वेश्चन था जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, अगर मान लो थोड़ी थ्योरी और बता रहा हूं कि इसमें एज अ ऑक्सीडेंट पूछा होता, एज ए ऑक्सीडेंट अगर Na2H2O3 पूछा होता तो मुझे इसकी कौन सी रिएक्शन लिखनी पड़ती? रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी पड़ती। तो ये आ जाता Na2H2O3, ये कन्वर्ट होता किसके अंदर? सल्फर में, 2S। इसमें वही सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, और ये काय में जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो यहां पर जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का,
लेकिन इस एक कंपाउंड में सल्फर एटम्स कितने 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बी 4. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 एज अ रिडक्टेंट अगर बात की तो आया m/8, और एज ए ऑक्सीडेंट अगर मेरे को पूछा होता तो मैं क्या बताता m/4. तो दोनों वैरायटी यहां पर अपन ने कवर कर ली है. क्वेश्चन की डिमांड तो सिर्फ यहां तक थी, लेकिन एक रिक्वायरमेंट मैं आपको एडिशनल सिखा रहा था कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता तो क्या होता. अब ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका चला गया किसके अंदर, ये चला गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सल्फर का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. तो बच्चों अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन के लिए पूछा होता कि एन फैक्टर बताओ, या Na2H2O3 का एन फैक्टर बताओ कितना होता, तो देखो कितनी अच्छी वैरायटी बन गई. अब तीसरा क्वेश्चन भी इसी के अंदर आपको मैं सिखा दूंगा. क्या बन जाता, सल्फर का एक बार एन फैक्टर कितना रहा था 8 और एक बार कितना रहा था 4. अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर का क्या फॉर्मूला बताया, बोलो फटाफट से, क्या बताया था, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2. N1 आपके पास में 8 है, N2 आपके पास में 4 है. वैल्यू पुट करोगे 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए आपके पास में Na2H2O3 का वैलेंसी फैक्टर आ जाता, वहां से भी आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते थे. तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के ये एक एफर्ट था मेरा कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट चैप्टर में क्वेश्चंस के थ्रू तैयार करवाऊं, और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, जो अच्छे का मतलब जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उन सभी को यहाँ पर मैंने ला करके आपके सामने रखा है. और उनसे रिलेटेड जितनी प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन की बन सकती थी, 3-3 4-4 प्रोबेबिलिटी एक एक क्वेश्चन में सिखाने की भी मैंने आपको कोशिश की है. आई होप आप लोग इस रेडॉक्स रिएक्शन के टॉपिक में अब प्रैक्टिस करके अपने आप को बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे. मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट.